हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 26 मार्च को हुए पटवारी के एग्जाम में जो जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ कठिन और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तथा रुक रुक कर चलने के कारण उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है वो ट्रेन। यहाँ पर एक घंटे में रेलगाड़ी कुछ मिनट चलती है और कुछ मिनट रुकती है। कुछ मिनट जब चलती है तो उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और बाकी समय जितना वो रुकती है और उस पूरे घंटे का जो औसत चाल उसकी निकल के आ रही है वो 72 किलोमीटर है। माना कि ये पूरा एक घंटे का ड्यूरेशन है, उसमें माना कि इतनी स्पीड वो इतना टाइम वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चली है और इतना ड्यूरेशन के लिए वो रुक गई है। इतने ड्यूरेशन के लिए रुक गई है तो यहाँ पर स्पीड क्या है उसकी 0 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर है और ये पूरा एक घंटे का ड्यूरेशन है। इसमें कुछ घंटे के लिए उसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है और कुछ घंटे के लिए मतलब कुछ मिनट के लिए, ये भी कुछ मिनट के लिए उसकी चाल 0 है और एवरेज इस पूरे घंटे के लिए उसकी औसत चाल कितनी निकल के आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन हम मिश्रण से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा ये मिश्रण से करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक तरफ वो 80 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है और एक तरफ वो कुछ मिनट वो रुक रही है। जहां वो रुकेगी उसकी चाल 0 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ये जब दोनों को मिक्स किया तो उसकी औसत चाल कितनी निकल के आ रही है 72 किलोमीटर पर घंटे। इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 72 और इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। और ये दोनों जो रेशियो है वो किसका रेशियो रहेगा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो ये घंटों का रेशियो रहेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि हम पूरा कैलकुलेशन सिर्फ एक घंटे के लिए कर रहे हैं कि माना कि एक घंटे में हमको कैलकुलेशन करना है कि एक घंटे में वो गाड़ी जो है कितने मिनट रुकती है। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि वो एक घंटे में वो गाड़ी x मिनट रुकती है, मैं मान लेती हूँ कि x मिनट रुकती है वो गाड़ी, तो क्योंकि ये 80 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 72 किलोमीटर पर आवर है तो ये घंटों में है ये दोनों वैल्यू, तो x मिनट को भी घंटों में लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि x/60 घंटे वो रुकती है गाड़ी। तो यदि x/60 घंटे वो रुकती है तो एक घंटा का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में x मिनट वो गाड़ी रुक रही है हर घंटे में, तो 60 माइनस x घंटे वो चल रही है पूरे एक घंटे में, तो 60 माइनस x ये मिनट है और क्योंकि यहाँ पर घंटों में कैलकुलेशन हो रहा है तो इसको घंटों में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये रेशियो के बराबर रहेगा। एक बार और समझा देती हूँ। एक घंटे का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक घंटों में कुछ मिनट वो 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और कुछ मिनट वो चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो यहाँ पर 0 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड मान लेंगे। अब पूरे घंटे को जब हमने एवरेज निकाला तो उसकी स्पीड आ रही है 72 किलोमीटर पर घंटे, ये निकल के आ रही है। इन दोनों को माइनस किया तो 72 8 आया और ये रेशियो जो है घंटों का होगा तो क्योंकि हमको एक घंटे का कैलकुलेशन करना है तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति घंटे कितने मिनट रुक रही है वो गाड़ी, तो हमने मान लिया कि वो x मिनट रुकी है वो गाड़ी। x मिनट रुकी है तो क्योंकि घंटों में कैलकुलेशन हो रहा है तो उसको घंटे में बदलेंगे तो x/60 घंटे हो गए। अब एक घंटे में 60 मिनट में x मिनट वो रुकी है तो 60 माइनस x मिनट वो चलेगी और 60 माइनस x मिनट वो चलेगी तो उसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 72/8 बराबर ये हो जाएगा 60 माइनस x बटे 60 है और बटे में आएगा x/60, तो ये इसका 60 ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों 60 कैंसिल हो जाएंगे तो ये निकल के आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं, 8 9 72 तो ये 9 हो गया, ये x को इधर ले आते हैं तो ये 9x और ये हो गया 60 माइनस x, ये इधर आएगा तो ये 10x बराबर 60, तो x बराबर 6, तो x बराबर 6, तो हमने x को 6 मिनट माना, x को मिनट में माना था तो x मतलब 6 मिनट, तो हर घंटे में 6 मिनट जो है वो गाड़ी रुकती है, तो हमारा आंसर 6 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर्मचारियों का 5/9 पुरुष है तथा शेष महिला है, महिलाओं की संख्या का 7/12 अविवाहित है
तब पुरुषों की संख्या का 2/3 भाग विवाहित है। यदि विवाहित कर्मचारियों की संख्या 160 है तो कर्मचारियों का 5/9 भाग क्या होगा? मैं मान लेती हूँ कि कर्मचारियों की संख्या A है, टोटल कर्मचारी A है, ये मान लेते हैं। अब 5/9 किसका? कर्मचारियों का, मतलब कि A का। 5/9 A का पुरुष है और शेष महिला है, तो 5/9 पुरुष है, तो बचा कितना? 9 भाग है, 9 में से 5 भाग पुरुष है, तो 4 भाग महिला हो जाएंगे, तो 4/9 जो है महिला हो गए। अब कह रहा है महिलाओं की संख्या का 7/12 अविवाहित है। महिलाओं की संख्या कितनी? 4/9। 4/9 A है महिलाओं की संख्या, इसका 7/12 क्या है? अविवाहित है, अविवाहित महिला है, अविवाहित महिला है ये। और पुरुषों की संख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग किसका? पुरुषों की संख्या का। पुरुषों की संख्या 5/9 A है, 5/9 A। ये क्या है? ये विवाहित है ये, तो ये विवाहित पुरुष है, ये विवाहित पुरुष है। अविवाहित महिलाओं की संख्या आ गई, विवाहित पुरुषों की संख्या आ गई। लिखा है यदि विवाहित कर्मचारियों की संख्या 160 है, विवाहित कर्मचारियों की संख्या टोटल दी हुई है 160, विवाहित पुरुषों की संख्या पता है हमें, पर अविवाहित महिलाओं की संख्या पता है, तो यहाँ से विवाहित महिलाओं की संख्या आ जाएगी 7/12। अविवाहित महिला है, मतलब यदि 12 भाग है टोटल महिलाओं की संख्या का, उसमें से 7/12 अविवाहित महिला है, तो विवाहित महिला कितनी हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। तो 5/12 4/9 A का विवाहित महिला हो जाएगी, विवाहित महिला। अविवाहित का दिया था नंबर हमने, 12 में से 7 गए तो 5/12। तो अब हमें विवाहित महिला और विवाहित पुरुषों की संख्या मिल गई। तो टोटल विवाहित कर्मचारियों की संख्या दी है 160, तो इन दोनों को जोड़ के इसको 160 के बराबर रख सकते हैं, रख देते हैं इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 को 20/12 गुणित 9 A, ये विवाहित महिला हो गई। विवाहित पुरुष रख देते हैं, तो ये 5 दूनी 10 A बराबर 160 है टोटल। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये 9 है तो 9 तो आ ही जाएगा, ये 3 है और ये 3 × 4 12 है, तो 3 और 4 ये एलसीएम आ जाएगा ये दोनों का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 9 3 × 12 और 9, तो ये हो गया 20A प्लस 3 और 9, 3 9 चले गए यहाँ 4, तो 40A हो गया। ये बराबर हो गया 160 के। 40 50 60A बटे ये हो गया 9 × 3 × 4। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, जब लास्ट एकदम आंसर लाने की स्टेज आ जाएगी तब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 160 ये कैंसिल हो गया, 2 × 6 और 2 × 8 16 हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो A = कितना हो गया? ये 8 × 9 × 4। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या? नहीं, क्योंकि हमें पूछा है कर्मचारियों की संख्या का 5/9 भाग निकालना है, तो हमने क्योंकि कर्मचारियों की संख्या A माना था तो A की वैल्यू आ गई है, इसका हमें 5/9 भाग निकालना है, तो इसमें 5/9 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 5 को 20 और 20 × 8 160। तो कर्मचारियों की संख्या का 5/9 भाग कितना आ गया हमारा? 160। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? माना कि वो संख्या हम x मान लेते हैं, तो लिखा है किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या क्या है? x है, उसका 3/4 बराबर है किसके? उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, ये कह रहा है। संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? उस संख्या का 5/3 क्या होगा, ये पूछा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये 3x है बटे 4 है, ये जाएगा तो ये 7 × 42/6। इसको पहले यहीं से कैंसिल करते हैं ये। अब इसको इधर ले आते हैं, ये 3 × 9x और ये इधर जाएगा, तो ये 2x प्लस 2 दूनी 4 2 × 8,
9 में से ये 2 x इधर आएगा, तो 9 में से 2 गए, 7x बराबर 84, या फिर ये कहें कि x बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। पर हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है संख्या का 5/3 क्या है। तो इस संख्या का 5/3 क्या होगा, तो x की वैल्यू पुट कर दिया हमने, 3 चौ 12, 5 को 20, तो ये आंसर है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें x का मान निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 5x, ये है 5x माइनस 2, तो ये 5x माइनस 2 है, तो माइनस 2 इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस 2 मतलब बटे में आ गया 5 की पावर 2, ये बराबर 650। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा 5/x, 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर x प्लस 5x बराबर ये 650 गुणा 5 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बचेगा, तो 5 में 25 और प्लस यहाँ पर 1 है, ये हो गया 650। इसको देखते हैं पहले, ये 5x है, ये 25 और एक 26 है, 26 और इस तरफ आ रहा है 650, 5 की पावर 2 आ रहा है, तो इसको तो हम 26 में नहीं बदल सकते, पर इसको हम 26 जैसे लिखने का कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ये है अपना 13 पाना 65 है ये, तो 13 पाना 65 और फिर गुणा 10 है, 10, या फिर बोल सकते हैं कि 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर 5 टू द पावर 2 है। अब देखते हैं इसमें कंपेयर करके कि ये 5x इंटू 26 है बराबर, यहाँ पर देखें तो ये 13 भी आ गया अपना और 2 भी आ गया, तो इन दोनों को 26 लिख देते हैं, 26 लिख दिया ये। और ये 5 की पावर 5 2 बार है, तो 5 की पावर 2 है, और पहले से 5 की पावर 2 था ही। अब देख रहे हैं, अब मैच करके देखते हैं, 26 26 आ गया, 5 की पावर x है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 2 है तो जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो अब ये क्या हो गया, ये 26 ये 26, 5 टू दी पावर x 5 टू दी पावर 4, तो इट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह राशि 7 गुना कितने समय में हो जाएगी। कोई राशि है, मैं मान लेती हूँ कि P है, मूलधन है, कोई P है, तो वह राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना मतलब कि ये मिश्रधन दिया हुआ है, 3 गुना हो जाता है, पूरा मिश्रधन 3 गुना हो जाता है। तो P प्लस P इंटू 8 वर्षों में, और रेट माना कि कुछ रहा होगा, ठीक है, आरी मान लेते हैं, बटे 100 बराबर कितना हो जाता है, 3 गुना। 3 गुना मतलब 3P हो जाता है, या फिर 3P को लिख सकते हैं हम 2P प्लस 2P लिख सकते हैं। तो P से तो P कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है बराबर 2P के है। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि वह 7 गुना कितने समय में होगा, तो 7 गुना का मतलब क्या होगा कि P प्लस 6P, तब जाके ये 7P होगा, तो इतना गुना होना चाहिए। और P से P हम कैंसिल मान लेते हैं, तो ये क्या होना चाहिए कि P इंटू 8 वर्षों में, कितने वर्षों में पूछा है, तो इसको हम अभी 8 ही लिखते हैं, माना कि बटे 100, तो ये P से यहाँ पे P आता, तो ये P से P कैंसिल है, तो मतलब इसको 6P के बराबर होना चाहिए, तब हमारी जो राशि है 7 गुना हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये जो है 2P के बराबर है, इसको हमको 6P करना है, तो इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6P हो जाएगा। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये 8 या 24 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 24 वर्षों में वो राशि 7 गुना हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बताना है, तो ये का स्क्वायर है, और ये याद रखना होगा ये 81 का स्क्वायर है ये, और ये 0.5, तो इसको 0.5 को 1/2 लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये 9 9 81 और ये 81 है ही, तो ये 81 का वर्ग 6561 ही होता है, तो यही आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है,
इसकी वैल्यू बताना है कितनी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 1/1 प्लस 2 p माइनस क्यू है और यहाँ पर q माइनस p है। तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 माइनस में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, और यदि माइनस है ये तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 p माइनस क्यू। माइनस में पावर होती है मतलब क्यू बटे में चला जाएगा, तो इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं। फिर से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 अपॉन है ये 2 p माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2 p माइनस क्यू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इस पूरी टर्म को हमने इसमें बदल दिया है। कैसे? माइनस कॉमन लिया, p माइनस क्यू हो गया ये, तो ये माइनस की पावर हो गई तो बट्टे में चला गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये ऊपर चला गया, ऐसे आ गया। और हमारी पहली टर्म ये थी, प्लस ये टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको देखें हम, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे यदि यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 2 p माइनस क्यू अपॉन इसको 1 प्लस, तो हर दोनों का बराबर हो गया, ये भी 1 प्लस 2 p माइनस क्यू हो गया, 1 प्लस 2 p माइनस क्यू ये भी हो गया। अब तो ये तो नीचे के बेस बराबर हो गए, 1 प्लस 2 p प्लस क्यू p माइनस क्यू, दोनों का हो गया। ऊपर इसमें 1 है और इसमें 2 p माइनस क्यू है, ये दोनों बराबर हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 1। तो आंसर हमारा है इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n एक संख्या है जो 11 का गुणज है। जब n को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः q और 2 आते हैं, तो 4q को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? n संख्या है, 11 का गुणज है, तो उसको मैं मान लेती हूँ 11x है। 11 का गुणज है मतलब 11 का मल्टीपल है, मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 के पहाड़े में आता है ये कह सकते हैं। जब n को 4 से भाग दिया जाता है, n को 4 से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः q और 2 आते हैं, तो भागफल q आता है और यहाँ पर शेषफल जो है वो 2 आता है। तो n को हम ऐसा लिख सकते हैं 4q प्लस 2 लिख सकते हैं, मतलब n की वैल्यू 4q प्लस 2 है। और n हमको पता है कि 11 का मल्टीपल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 11x बराबर 4q प्लस 2 है। हमें पता है कि ये 11 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करेंगे, कुछ q की वैल्यू पुट करके देखेंगे जिससे 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यदि हम इसको 1 रखते हैं तो 4 एकम 4, 4 और 2 6, 6 11 का ये मल्टीपल नहीं है। 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 10 नहीं है। 3 3 चौ 12 14 नहीं है। 4 4 चौ को 16 और 18 नहीं है। 5 5 को 20 और 2 22, 22 है 11 का मल्टीपल, तो हम q की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5 है, q की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। और कह रहा है 4q को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? q की वैल्यू आ गई हमारी, तो 4q क्या हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। 4q को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 20 को 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 2, तो 2 शेषफल आएगा, तो यही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टर्म दिए, इसको 8 टू द पावर 30 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा ये पूछा है। हम क्या देख रहे हैं कि 8 टू द पावर ये 31 है और ये भी 8 8 64 होता है, तो 8 टू द पावर 2 टू द पावर 31 हो जाएगा ये, प्लस ये 512 ये भी 8 का क्यूब होता है और इसकी पावर 31 दी हुई है, और ये जो होता है ये 8 टू द पावर 4 होता है, इसकी पावर 31 दी है। अब सब में 8 है और 8 की पावर है, ये 31 दूनी 62 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको हमको भाग देना है 8 टू द पावर 30 से। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी पावर जो है वो 30 से ऊपर ही है, यदि इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 टू द पावर 1 बचेगा, और ऐसे ही सबसे डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा ये, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका शेषफल जो है वो 0 आएगा। तो आंसर जो है इसका यही है, इसका शेषफल 0 आएगा, आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 एवं 700 के बीच 17 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? पहले मैं 1 से लेके 300 तक 17 से विभाजित संख्या निकाल लेती हूँ। 1 से लेके 300 तक
17 से विभाजित कितनी संख्या है ये निकालना है। उसके लिए तो मुझे क्या करना होगा, 300 में 17 का भाग देना होगा। तो ये जाएगा 17 एकम 17 और फिर 17 सत्ते 119 होता है, 17 आठे 136 होता है, तो 136 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 सत्ते 119। तो 11 शेष बच रहा है। तो 1 से लेके 300 तक 17 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 17 है। वैसे ही 1 से लेके 700 तक निकाल लेते हैं। 1 से लेके 700 तक 17 से विभाजित कितनी संख्या है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा, बचा 2 और फिर 17 एकम 17, तो बचा 3। तो 1 से लेके 300 तक 17 ऐसी संख्याएं जो 17 से विभाजित है और 1 से लेके 700 तक 41 ऐसी संख्याएं जो 17 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये 17 जो है इसमें भी काउंट है। 1 से 300, 1 से 700 41 है, तो 41 में से 17 माइनस कर दें, 24। 41 में से 17 माइनस करेंगे तो 24 आ रहा है। इसका मतलब 300 से लेके 700 के बीच में 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 24 है। और हमें अब इन संख्याओं का योग निकालना है, तो इसमें समानांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समानांतर श्रेणी में जो सम का फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा, और वो सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो होता है, ये डी है। जहाँ पर ये जो होता है nth नंबर्स का सम होता है, n जो होता है n संख्याएं, और a जो है पहली संख्या होती है उसमें, और d जो होता है जो कॉमन डिफरेंस। यदि कोई सीरीज जो है उसमें कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है आगे, तो उसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 17 से विभाजित संख्या है, इसका मतलब उनका जो d है वो 17 होगा। तो यदि इस केस के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर n हमारी 24 आ गया है। a पहली टर्म निकालना है, तो पहली टर्म निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हमने 300 से 17 का भाग दिया था तो हमारे पास शेष क्या बच रहा था, 11 बच रहा था, और 11 शेष बच रहा था। तो यदि हमको इसको पूर्णतः विभाजित बनाना है कोई संख्या को, मतलब 300 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये संख्या जो है पूर्णतः 17 से विभाजित हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, यदि ये 11 17 होता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता, तो इसका मतलब 11 में 6 और जोड़ देते, या फिर ये कहें कि 300 में 6 जोड़ देते, तो ये संख्या यानी 306 पूरी तरह विभाजित हो जाती 17 से। या फिर ये कह सकते हैं कि 300 से लेके 700 के बीच में 17 से टोटल विभाजित संख्याएं कितनी है, 24 है, और जो पहली संख्या है वो 306 ही है। तो a की वैल्यू जो है वो 306 है। d क्योंकि 17 से विभाजित है, मीन 17 का टेबल ही है, और 17 के टेबल में हर आने वाली संख्या का पहली संख्या से डिफरेंस 17 होता है, तो यहाँ पर d जो है नेक्स्ट संख्या का पहली संख्या से डिफरेंस 17 है, तो d की वैल्यू भी आ गई है। और हमको यही सम निकालना है, मतलब प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 24/2 ये 12 हो जाएगा। 2 इंटू a 306 है, प्लस n-1, n कितना है, 24 है, और -1 तो ये 23, d कितना है, 17 है। ये 12 आ गया बाहर, यहाँ से 17 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से गया तो ये 17 और 18 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 17 बाहर आ गया, तो ये 18 बचा, प्लस यहाँ पर 23 बचा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 12 गुणा 17, 18 दूनी 36, 36 में 23 जोड़ दिए तो कितना हो गया, ये 59 हो गया। पहले इसका 12 में मल्टीप्लाई करते हैं, 12 नाम 108, 8 का 8 और 10 बचा, 12 पंचे 60 और 1 70, 70 गुणा 17। इसको करते हैं, 17 8 136 होता है, 6 बचा 13, 17 शून्यम शून्य, इसका 3 आ जाएगा, बचा 1, 17 7 119, और 119 और 1 120, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब 300 से 700 के बीच में 17 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 12036, यही आंसर है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 33.33% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 12% बढ़ा दें और विक्रय मूल्य भी 10% से बढ़ा दें
तो अब लाभ परसेंट क्या होगा? वस्तु का लाभ पहले क्या था? 33.33% था। तो ये 33.33% को हम 1/3 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/3 गुणा 100 इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि 1/3 है, मतलब 3 में से एक भाग उसको लाभ हो गया है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि क्रय मूल्य जो है वो 3 रुपये है। क्रय मूल्य 3 रुपये है, 3 में से एक भाग उसको लाभ हो रहा है, लाभ उसका 1 है, मतलब 33.33 मतलब कि 1/3, 3 में से एक भाग लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 3 और 1 4 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है कि वस्तु की लागत 12% बढ़ा दें, लागत मीन्स क्रय मूल्य को 12% बढ़ा देंगे तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उसमें 1.12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह विक्रय मूल्य भी 10% से बढ़ा देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1.10 इंटू 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये पॉइंट। उसी तरह ये है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, इसमें से माइनस कर देते हैं तो लाभ आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? इतना लाभ हो गया, ये लाभ है, पर हमको लाभ परसेंट में निकालना है। लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 1.04 बटे क्रय मूल्य है ये नया 3.36 इंटू 100, पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि दोनों 100 और ऊपर नीचे 100 हो जाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले मैं 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 8 32, 4 चौको 16, ये 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, फिर 2 से कर ले 2 एकम 2 तिया 6 और ये 2 चौ 8, 2 दूनी 4। अब कैंसिल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं क्योंकि पूरा कैंसिल तो होना नहीं है। 1300 में 42 का भाग दे देते हैं तो कितने बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 बार चला जाएगा, 26 और 4 शून्य, फिर कितने बार जाएगा? तो इसमें 8 का करके देखते हैं, 8 दूनी 16, 32 और 1 33, 9 से करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 1 8 36 और 1 37, 9 बार जा रहा है तो 30.9% कुछ आ रहा है। तो इसका आंसर है कितना परसेंट लाभ होगा? 30.9% लाभ होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि का 4 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज 1280 रुपये हो जाता है, उसी मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से मिश्रधन क्या होगा? कोई राशि है, मैं मान लेती हूँ कि P है वो राशि का 4 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज 1280 हो जाता है, तो यहाँ से मूलधन निकल आएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 8 चौ 32 और ये इधर जाएगा तो P कितना निकल आया हमारा? 4000 निकल आया। अब कह रहा है कि उसी मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में? P 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर n, n जहाँ पर जो टाइम है वर्षों में, तो P की वैल्यू पता ही है 4000 है और ये 1 है और रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 10% दिया हुआ है और n कितने 2 वर्षों में पूछा है, ये कैंसिल हो गया, 4000 10 और 11 बटे 10 पावर 2, तो इसको ऊपर सॉल्व कर देती हूँ मैं, 4000 11 का वर्ग होता है 121 बटे 100, ये कैंसिल हो गया और ये होगा तो ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। मिश्रधन पूछा है तो यही आंसर है।